हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित। और इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। रेनबो किताब है, ये क्लास 10th की इंग्लिश बिहार बोर्ड में ये किताब चलती है। और इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो है द पेस फॉर लिविंग, जिसे लिखा है आर.सी. हटचिंसन ने। इससे पहले कि हम चैप्टर पे आएँ, हमें राइटर के बारे में, हमें ऑथर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम उन चीज़ों को जानते हैं। अब हम इन चीज़ों को जानते हैं आर.सी. हटचिंसन के बारे में, जो ऑथर हैं इस चैप्टर के। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। अच्छा, आप पेस का मतलब जानते हैं? व्हाट डज पेस मीन? पेस का मतलब क्या हुआ? पेस का मतलब होता है गति, है ना। और लिविंग का मतलब होता है जीवन। हाँ, माफ कीजिएगा, ये जीवन यापन भी कह सकते हैं कि सर्वाइवल, है ना, सर्वाइवल। हम अपना जीवन कैसे सर्वाइव करें, उसके लिए किस तरह की गति चाहिए हमें, वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो अभी हम इस वक्त राइटर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राइटर का नाम है माफ़ कीजिएगा, ये एप्लीकेशन है, हाँ, राइटर का नाम है आर.सी. हटचिंसन। आर.सी. हटचिंसन, ये हटचिंसन एक साथ है। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है ना, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है ना, नॉवेलिस्ट है। और दूसरी बात इनके बारे में ये है कि इनका जन्म 23 जनवरी 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 3 जुलाई 1975 को हुई थी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मोबाइल को, ये वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर.सी. हटचिंसन ब्रिटिश नॉवेलिस्ट तो थे ही, लेकिन एक बात जानकर आपको थोड़ी सी शायद हैरानी हो कि इन्होंने आर्मी में भी अपनी सेवा जो है, आर्मी में इन्होंने आर्मी में भी ज्वाइन किया था, है ना, 1940 से 1945 के बीच। तो 5 साल उन्होंने अपने देश की भी सेवा की। इनकी एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें कि इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की, है ना, तो इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो दुनिया के वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बीए किया वहाँ से, ओरियल कॉलेज से, ओरियल कॉलेज से। और ये ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ओरियल कॉलेज से इन्होंने अपनी एजुकेशन पाई। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, आर.सी. हटचिंसन की जो मुख्य रचनाएं हैं, आर.सी. हटचिंसन, नाम याद रखेंगे आप, ऑथर का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए हमें, कि जो मुख्य रचनाएं हैं यानी कि जो बुक्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं अपने जीवन में, जो सबसे बेस्ट या यूं कहें कि सबसे प्रचलित किताब उन्होंने जो
लिखा है नोटेबल वर्क्स, जिसको आप कह सकते हैं, है ना, नोटेबल वर्क्स, वो क्या है? नोटेबल वर्क्स में है द अनफॉरगेटन प्रिजनर, द अनफॉरगेटन प्रिजनर, जिसे लिखा था इन्होंने 1933 में, द अनफॉरगेटन प्रिजनर, ठीक है, इन्होंने लिखा था 1933 में। और नोटेबल वर्क्स में कौन कौन सी किताबें और हैं वो देख लीजिए। तो दूसरी है राइजिंग, राइजिंग एक बुक है इनकी, राइजिंग, जो नॉमिनेट हुई थी। आप लोग आईफा अवार्ड वगैरह तो देखते ही होंगे, तो उसमें फिल्में नॉमिनेट होती है ना, बेस्ट एक्टर्स या बेस्ट क्रिटिक या बेस्ट सिंगर्स, अलग अलग कैटेगरीज में फिल्में नॉमिनेट भी होती हैं। तो नॉमिनेट होने के बाद जिनको अधिक वोट्स मिलते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है ना। तो ये जो इनकी किताब है राइजिंग, आरसी हटचिसन की ये जो बुक है राइजिंग, इसे नॉमिनेट किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए, जो बहुत बड़ा प्राइज़ होता है लिटरेचर के फील्ड में, बुकर प्राइज़, है ना। और इसे नॉमिनेट किया गया था 1975 में, 1975 में इसे बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि बुकर प्राइज़ मिला नहीं, लेकिन नॉमिनेट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द अनफॉरगेटन प्रिजनर के बारे में अगर बात करूं, जो मैंने अभी बताया था, द अनफॉरगेटन, द अनफॉरगेटन, द अनफॉरगेटन प्रिजनर, ये इतनी प्रचलित किताब है इनकी कि पहले महीने में ही जब ये किताब छपी, तो पहले महीने में ही इनकी किताब की कितनी प्रतियां बिक गई थी, ये जानकर आपको हैरानी होगी। एक महीने के अंदर इनकी ये किताब द अनफॉरगेटन प्रिजनर की 1.5 लाख कॉपियाँ, मतलब 1.5 लाख किताबें बिक गई। 1,50,000 किताबें एक महीने के अंदर, मतलब उन ये किताब पढ़ने वाले लोग, 1.5 लाख लोगों ने इस किताब को खरीदा। 1,50,000 किताबें बिक गई थी। तो ये एक फैक्ट है इस किताब के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि ये राइटर हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, आरसी हटचिंसन। अगर आरसी हटचिंसन की जो पूरी बात करें, पूरी का मतलब है कि आरसी का मतलब क्या हुआ, तो आर का मतलब यहाँ होता है रेमंड, और सी का मतलब होता है चार्ल्स, रेमंड चार्ल्स, ठीक है। तो रेमंड चार्ल्स हटचिंसन ये हमारे राइटर हैं, जिनका जन्म लंदन में हुआ। फिंचली एक स्टेट है, माफ़ कीजिएगा, फिंचली एक प्लेस है, सिटी है लंदन में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ। और ये राइटर मूल रूप से जो हैं वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं, जो हमारे मानव जीवन में किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम हैं नएपन को लेकर, या किस तरह की जो मनुष्य जो है वो किन समस्याओं से जूझता है उसके बारे में लिखते हैं। फिर आरसी हटचिंसन मोरालिटी के बारे में लिखते हैं, है ना, नैतिकता के बारे में लिखते हैं, मोरालिटी के बारे में लिखते हैं, और सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में भी लिखते हैं। सोशल रिलेशनशिप कि समाज में किसी व्यक्ति का जो स्थान है वो कैसा होता है ना। आरसी हटचिंसन ने अपनी पूरी लाइफ में, मैं बता दूं आपको, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं इस वक्त बता रहा हूँ, 17 नॉवेल्स लिखे थे, 17 नॉवेल्स, है ना, और 28 शॉर्ट स्टोरीज, और एक प्ले भी इन्होंने लिखा था, एक नाटक, है ना। उस नाटक का नाम है, उस नाटक का नाम क्या है, उस नाटक का नाम है लास्ट ट्रेन साउथ।
उस प्ले का नाम है उस प्ले का नाम है लास्ट ट्रेन साउथ। ये प्ले है ना, जिसे लिखा था R.C. हटचिंसन ने। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। हाँ, तो ये रहा हमारा चैप्टर आपके सामने, द पेस फॉर लिविंग, और राइटर हैं R.C. हटचिंसन। मैं इनका नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ ताकि आपको स्मृति हो जाए, आपको याद हो जाए, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ दिए जाते हैं, ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं, है ना। द पेस फॉर लिविंग, R.C. हटचिंसन, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आइए चैप्टर की ओर हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. लेखक जो हैं R.C. हटचिंसन, वो इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं, वो लिखना स्टार्ट करते हैं अपने अनुभव को बताते हुए। अनुभव कैसा अनुभव ये है कि उन्होंने एक बार डबलिन में, कहाँ पे, डबलिन में एक प्ले देखा। डबलिन में एक प्ले देखा, डबलिन, और डबलिन जो है वो एक देश है आयरलैंड, आपने नाम सुना होगा। आयरलैंड की जो है डबलिन, वो राजधानी है, ठीक है। तो राइटर ने डबलिन में एक प्ले देखा था और उस प्ले में उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ एक मेन कैरेक्टर होता है जो कॉर्न मर्चेंट होता है, जो मक्के बेचता है या मक्के का बिजनेस करता है ना। चीफ कैरेक्टर का मतलब होता है मुख्य पात्र। जैसे हम कोई भी फिल्म देखते हैं तो उसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, सामने विलन होता है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, हीरो के दोस्त होते हैं, हीरोइन की फ्रेंड्स होती हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर क्या है, जैसे अगर मैं DDLJ की बात करूं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना, करण जौहर ने डायरेक्ट की थी मेरे ख्याल से, नहीं, यश चोपड़ा ने, आप बताइए कमेंट में किसने डायरेक्ट की थी। खैर, तो DDLJ की अगर बात करें, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? एक तो SRK हैं, जिनका नाम शायद राहुल होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और दूसरी जो मेन कैरेक्टर है वो काजल होती हैं, जिनका नाम सिमरन होता है। तो उसी तरह से मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक कॉर्न मर्चेंट होता है। R.C. हटचिंसन ने डबलिन में एक प्ले देखा, है ना, जिसे परफॉर्म किया जाता है। प्ले मतलब जो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है ना। तो उन्होंने एक प्ले देखा डबलिन में, जिसका मेन कैरेक्टर तो जो था वो क्या था, एक कॉर्न मर्चेंट था। He was a man of many anxieties. His heart was dicky. His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending 10 euro on a holiday. अभी जो ओल्ड मैन है, जो एल्डरली मैन है, जो उम्र दराज इंसान है इस प्ले में, वो बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके पास, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम क्या है उस मेन कैरेक्टर का? पहला प्रॉब्लम ये है कि उसका जो हार्ट है वो ख़राब है ना, उसका जो दिल है वो किसी ना किसी तरह से ख़राब है, मतलब कि स्वास्थ्य बाधित है उसके हार्ट का, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है
दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है कि उसका नेफ्यू यानी कि भतीजा, नेफ्यू माने भतीजा, जो उसका नेफ्यू है वो उसको चीट कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? चीट कर रहा है। नेफ्यू उसको धोखा दे रहा है किसी ना किसी बात को लेकर। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ए हॉलीडे। और उसकी पत्नी जो है, उस कॉर्न मर्चेंट की जो पत्नी होती है, वो किसी हॉलीडे के दिन 10 यूरोज, कितने यूरोज? 10 यूरोज बर्बाद कर देती है। 10 यूरोज। ये यूरोपियन कंट्री का एक सिंबल है पैसों के लिए, धन के लिए। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रुपया होता है, उसी तरह से यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे लंदन हो गया, आयरलैंड हो गया, इन सभी देशों में जो पैसे का जो एक साइन होता है, जो एक मार्क होता है, वो इस तरह का ही होता है, 10 यूरो। ठीक है, यहाँ पे साइन दिया हुआ है। उसकी पत्नी जो है हॉलीडे के दिन 10 यूरो तक बर्बाद कर देती है ना, स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है। तो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं उसकी लाइफ में। किसकी लाइफ में? ये जो इस प्ले का मेन कैरेक्टर जो है, प्ले का जो मेन कैरेक्टर, चीफ कैरेक्टर, मुख्य पात्र, वो बहुत सारी समस्याओं से घिरा है। पहली समस्या कि उसका दिल खराब है। दूसरी समस्या कि उसका भतीजा उसको चीट कर रहा है। तीसरी समस्या कि उसकी पत्नी हॉलीडे के दिन 10 यूरो तक बर्बाद कर देती है, खर्च कर देती है। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम एंड इन एन मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट। इस स्थिति में उससे काफ़ी सारा जीवन उससे छूट रहा है और वो एक गति में है जिस गति को वो समझ नहीं पा रहा है, वो पकड़ नहीं पा रहा है ना। और हृदय से वो विलाप करता है, वो रोता है, या यूं कहें कि दुख व्यक्त करते हुए वो कहता है कि दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour. नाउ दैट्स टू फास्ट। ये कौन कह रहा है? ये इतनी बात इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो एल्डरली है, जो कॉर्न मर्चेंट भी है, वो ये बात कह रहा है। ये परेशानियां तो उसके पास हैं ही, 3 परेशानियां तो हैं ही उसके पास। इसके अलावा भी एक परेशानी है। वो देख रहा है कि दुनिया कितनी गति से चल रही है, आगे बढ़ रही है, और उससे ऐसा एहसास होता है कि वो कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा, वो कहीं पीछे तो नहीं छूट गया। और वह कहता है एक विलाप भरे स्वर में कि दुनिया हमें बताती है, लोग हमें बताते हैं कि एरोप्लेन इतनी फास्ट हो चुकी है, या इतनी फास्ट चलती है कि 1 घंटे में 1000 माइल्स तक का सफ़र एक एरोप्लेन तय कर लेती है। कितना फास्ट है ये, कितना फास्ट है। तो इस तेज़ गति से, है ना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी आप देखें तो क्या लिखा हुआ है? द पेस फॉर लिविंग। तो जीने के लिए जो गति की आवश्यकता है, वो जो ओल्ड मर्चेंट जो प्ले में है, आरसी हटचिंसन जो प्ले देख रहे हैं, उसका जो मेन कैरेक्टर है उस बात को लेकर थोड़ा सा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तकलीफ में है कि किस तरह से वो इस स्पीड को मैच कर पाएगा। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट enchanting line in the play. The man's complaint was a glorious irrelevant to his own situation. अब जो राइटर हैं आरसी हटचिंसन, वो बता रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये जो वाक्य है जिसे उस चीफ कैरेक्टर ने बोला है प्ले के दौरान, उनके लिए काफ़ी अजीब था और काफ़ी अच्छा भी था सुनना। आरसी हटचिंसन के लिए सुनना ये लाइन काफ़ी अच्छा था। क्यों था ये अच्छा उनके लिए सुनना, और अजीब क्यों था? क्योंकि पहली बात ये है कि जो मेन कैरेक्टर है, जो चीफ कैरेक्टर है इस प्ले में, उसके जीवन में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम को न देखकर वो दुनिया की
गति को देख रहा है, पेस को देख रहा है कि इस पेस के साथ उसका कहाँ तक मैच है। ये देखिए, उस पेस के साथ उसका कहाँ तक मैच हो रहा है। तो अपनी समस्या को झेलते हुए वो मेन कैरेक्टर इस बात से परेशान है कि किस तरह से दुनिया तेज तेज हो चुकी है। एक एरोप्लेन है जो 1 घंटे में 1000 माइल्स का सफर तय कर लेती है। आइए आगे पढ़ते हैं। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, it struck me as perfect illustration of the way the iris get at subtle truths by the most unlikely approaches. मतलब इसके अलावे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आयरिश लोग जो होते हैं वो एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन में फंसते हैं और जो कि हास्यास्पद भी होता है। You saw what the old fool meant. आपने देखा कि वो जो ओल्ड था उसका मतलब क्या हुआ। राइटर जो है वो यहाँ कह रहे हैं, now that I have any dislike of rapid movement myself, कह रहे हैं कि मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है तेज़ गति से चलने में। अब मुझे कोई इस तरह का कोई डिसलाइक नहीं होता तेज़ गति में आने से। आई एंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। राइटर कहते हैं आरसी हटचिंसन कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक कार चलाता हूँ 90 माइल्स एन आवर, मतलब कि 90 माइल्स एन आवर मतलब कि 90 माइल्स एन आवर का मतलब हुआ 1 घंटे में 90 माइल्स की दूरी तय करने वाले स्पीड में। जब राइटर खुद चलाते हैं गाड़ी तो इनको बहुत अच्छा लगता है ना। सो लॉन्ग एज आई एम, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग। और कब तक अच्छा लगता है? जब तक मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरा ड्राइव कर रहा है और मैं बैठा हूँ 90 माइल्स पर आवर की स्पीड में और मुझे मज़ा आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आनंद आता है 90 माइल्स पर आवर के स्पीड में चलाना गाड़ी। जब तक मैं खुद चलाऊँ, दूसरे ना चलाए, तब तक मुझे मज़ा आता है। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। यहाँ थोड़ा सा कॉमेडी भी है कि जब तक वो तो गाड़ी 90 माइल्स के स्पीड में चलाऊंगा ही, मुझे अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ कि जब तक मैं खुद चला रहा हूँ। तीसरी चीज़, जब तक वो मेरी कार ना हो, मतलब दूसरे की कार चलाना उतने स्पीड में मुझे पसंद है ना। अब आगे देखिए आप। I adore the machines that hurl you about at Battersea. कह रहे हैं कि मुझे बैटरसी के बारे में बता दूं। बैटरसी एक लंदन का एक शहर है ना। कह रहे हैं कि मुझे तेज़ गति में शहरों में जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और उस तरह से कार चलाना भी अच्छा लगता है, जब तक वो कार खुद की ना हो। 90 माइल्स पर आवर की स्पीड में चलाना मज़ा आता है। I adore the machines that hurl you about, hurl का मतलब होता है कि बहुत तेजी से, है ना, पहुंचा देने वाली। द हर्ल यू अबाउट एट बटरसा। मुझे मशीन्स का मतलब यहाँ गाड़ियाँ हुई। मुझे वो गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं जो एकदम बहुत तेज़ गति में, है ना, हर्ल बहुत तेज़ गति से बैटरसी पहुंचा देती हैं। बैटरसी लंदन में एक शहर का नाम है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क। लंदन में नाश्ता कर लेना, न्यूयॉर्क में लंच करना मुझे बहुत ज़्यादा आनंद देता है, मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री होती है, मुझे बहुत संतुष्टि होती है ऐसे जीवन को जीकर। आई एडमिट इट
excludes all the real pleasures of travel. मुझे लगता है कि यात्रा की जितनी खुशियाँ मिलती हैं उन सब से हटकर होता है ऐसे शहरों में जाकर, है ना, ऐसे एकदम इंजॉय करना। न्यूयॉर्क में क्या है करना, न्यूयॉर्क में लंच करना, लंदन में भोजन करना, है ना, सुबह का। तो ये लाइफ मुझे बड़ा पसंद है। मैं खुद स्पीड में रहने वाला इंसान हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ ऊपर उन्होंने लिखा हुआ भी कि नाउ नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैबिट मोमेंट माई सेल्फ। मतलब इनको तेज़ गति से जीने में और भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से कोई तकलीफ़ नहीं है ना। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो इन्होंने प्ले देखा था उसका मेन कैरेक्टर जो है वो तेज़ गति से थोड़ा सा आहत है, थोड़ा सा परेशान है या दुखी है, इसलिए अपना एक्सपीरियंस भी राइटर बता रहे हैं। आगे देखते हैं। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। समरसेट भी एक जगह का नाम है लंदन में जो है, या स्पेन। स्पेन आप जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि स्पेन भी एक जगह का नाम है ना। तो ये कह रहे हैं कि द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और इन स्पेन, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो हम लोग आज कर लेते हैं, इतना एंजॉय कर लेते हैं, तेज़ गति में जी लेते हैं, जहाँ मन वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे पूर्वज थे उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। इतनी स्पीड की लाइफ उनकी नहीं थी, इतनी स्पीड में उनकी लाइफ जो है नहीं चलती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी is where the mental activities of time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. मतलब no, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend. मतलब कि जब यह राइटर कहते हैं कि मतलब यहाँ where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. यहाँ पे जो लेखक हैं वो मशीन्स के अचीवमेंट्स को, उसके एडवांटेजेस को अप्रिसिएट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये भी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि धीमा जीवन या स्लो थिंकर या आराम से जीवन को एहसास करके चलने वाला मनुष्य कहीं पीछे ना छूट जाए, है ना। वो अप्रिसिएट भी करते हैं क्योंकि मशीन्स ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं ह्यूमन के लिए, लेकिन इस दौरान हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने साथ भी रहें, मशीनों के साथ बह ना जाएं। स्पीड होना अच्छी बात है, लेकिन स्पीड के दौरान हम बिल्कुल लॉस्ट ना हो जाएं, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहे हैं कि आई स्पीक विथ प्रिजुडाइज बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विथ आई स्पिरिट, दे आर एस्केलेरिएट। पता नहीं मैं इसे सही पढ़ पा भी रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि ये जो है वो ये जो टर्म है आई स्पिरिट डे आई स्केलियर, ये एक फ्रेंच टर्म है और इस फ्रेंच टर्म को पहली बार यूज़ किया था एक फ्रेंच फिलोसोफर ने, है ना। एक फ्रेंच फिलोसोफर ने ये टर्म यूज़ किया था और उस फ्रेंच फिलोसोफर का नाम है डेनिस। आप याद रखिएगा, डेनिस डाइडेरॉट।
डाइडेरॉट, डेनिस डाइडेरॉट, ये फ्रेंच फिलोसोफर है और इन्होंने ही ये टर्म जो है ना, यहाँ पे आपका दिख रहा है ये वाला, इसका यूज़ किया था। ये फ्रेंच फिलोसोफर है ना, फ्रेंच के रहने वाले फिलोसोफर। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको देर से आइडिया सूझता है, मतलब कोई बात बीत जाती है, कोई प्रॉब्लम बीत जाता है, तब आपके माइंड में सॉल्यूशन आता है। और सॉल्यूशन आता है ऐसे टाइम जब उसका कोई उपयोग नहीं है ना। एक ऐसी स्थिति का मतलब टर्म है जब आपके पास कोई आइडिया, कोई हल, कोई उत्तर, कोई आंसर, कोई सॉल्यूशन मिलता है प्रॉब्लम्स के ख़त्म हो जाने के बाद, चीज़ें बीत जाने के बाद, जब आपके सॉल्यूशन का, जब आपके आंसर का, जब आपके आइडिया का कोई भी यूज़ नहीं रह पाता। तो वो कहते हैं कि आई स्पीक विथ प्रेजुडाइस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। राइटर आर्ची हचिंसन बता रहे हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो सोचता है मगर धीरे, स्लो सोचता है ना। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपैट्री, पीपुल हु लाइट, मैं इसको ये people who light on the most devastating repertory about 4 hours after the party is over। आप देखिए कि इतनी जल्दी लोग सोचते हैं जहाँ पर किसी भी तरह का कोई इम्पोर्टेंस आजकल स्लो थिंकर्स को नहीं दिया जा रहा है। भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तेज सोचिए तो आप मैच कर पाएंगे, वरना आप मैच नहीं कर पाएंगे। I am one of those who are guaranteed to get lowest marks in any intelligent test। कह रहे हैं कि मैं उनमें से हूँ, अगर इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाए तो मुझे सबसे कम नंबर मिलेंगे। बिकॉज दोज टेस्ट आर ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड। क्योंकि जितने भी टेस्ट आजकल हो रहे हैं ना, जितनी भी परीक्षाएं आजकल हो रही हैं ना, आपके माइंड के स्पीड की जांच की जा रही है उसकी, कि आपका स्पीड क्या है। राइटर यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि आपके स्पीड की जांच होती है मगर आपके इंटेलिजेंस की जांच नहीं होती है। सारा का सारा महत्व जो है वो स्पीड का है, इंटेलिजेंस का नहीं है। तो अगर ऐसा टेस्ट कोई होता है राइटर के अनुसार तो वो फेल हो जाएंगे, उनके सबसे कम नंबर आएंगे, है ना। क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं ना, वो मापने के लिए होते हैं आपके बुद्धि की गति को, और इसके अलावा उस टेस्ट में कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड, अपाहिज, बहुत बुरे ढंग से अपाहिज हैं हम लोग, वैसे लोग जो स्लो थिंकर्स हैं आज की दुनिया में। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग का मतलब है कि जीने के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए अगर आप स्लो थिंकर हैं तो फिर आपका मुश्किल है जीना, क्योंकि आप स्लो थिंकर हैं। दुनिया इतनी तेज चल रही है। आप देख सकते हैं कि हमने स्टोरी के शुरुआत में ही पढ़ा था कि एक चीफ कैरेक्टर है। राइटर एक प्ले देखने जाते हैं, उसमें एक चीफ कैरेक्टर है ना, जो कॉर्न मर्चेंट है, जो कॉर्न का बिजनेस करता है ना। और वो दुख व्यक्त करता है कि आजकल जो प्लेन्स हैं वो 1 घंटे में 1000 माइल्स,
माइल्स, 1000 माइल्स, नॉट किलोमीटर्स, 1000 माइल्स का सफ़र तय कर देती हैं पर आवर। बताइए, तो अगर आप स्लो हैं, आप धीमे चलना पसंद करते हैं, आप स्लो थिंकर हैं, स्लो थिंकर का ये मतलब कतई नहीं है कि आपको सोचना नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्लो थिंकर का मतलब है कि आप सोचते हैं, ढंग से सोचते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, चीज़ों को स्पष्टता से समझने की कोशिश करते हैं, स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। स्लो थिंकर का मतलब ये हुआ, है ना। तो लिख रहे हैं कि वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग। जीवन यापन के लिए हम बिल्कुल ही हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हो गए हैं, विकलांग के समान हैं। But what am I thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for the enjoyment. मतलब अगर देखा जाए तो माइंड का प्रैक्टिकल यूज़ ये नहीं है कि आप बहुत तेज़ सोचें, आप बहुत फास्ट रहें, आप बहुत गति में आ जाएं। ज़रूरी नहीं है हमेशा कि हम सोसाइटी के स्पीड के साथ मैच करें। ज़िंदगी हमारी अपनी होनी चाहिए, ज़िंदगी को हमें अपने तौर से जीना चाहिए। और अगर आप स्लो सोचते हैं तो इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा। अब यहाँ दूसरे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, ये इस चैप्टर का एंडिंग है। यहाँ फिर एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। कौन? राइटर आरसी। आप मेरे साथ बोलिए, जहाँ भी हैं आप मेरे साथ बोलिए, हटचिंसन, आरसी हटचिंसन। पहला तो उन्होंने अनुभव शेयर किया जो वो प्ले देख रहे हैं, दूसरा अनुभव फिर शेयर कर रहे हैं जब वो सिनेमा देख रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा, सुनिए। कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर लीजिए कि जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, मैं अपने आप को खोया हुआ पाता हूँ, होपलेस, फॉग, एक ऐसे धुंध में खोया हुआ पाता हूँ जहाँ मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से होपलेस हो जाता हूँ। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, 2-3 मिनट के बाद मैं अपनी पत्नी की ओर जैसे ही मुड़ता हूँ, किस लिए? खुशी के लिए, इनलाइटमेंट के लिए, कि मुझे अच्छा लगे। मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी होती हैं, मैं फ़िल्म देख रहा हूँ और 2-3 मिनट बाद क्या मैं करता हूँ, मैं अपनी पत्नी की ओर देखता हूँ ताकि मुझे खुशी हो। आई विश पर मैं उनके कान में फुसफुसाता हूँ, धीरे से बोलता हूँ, इज़ दिस द सेम गर्ल एज़ द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, अरे सुनिए, क्या ये वही लड़की है जिससे हमने इस सिनेमा के शुरू में देखा था, शुरुआत में देखा था? ये बात मैं उससे पूछता हूँ, क्योंकि मैं तो स्लो थिंकर हूँ, क्योंकि मैं तो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करता हूँ जो स्लो थिंकर हैं, है ना, जो धीरे सोचते हैं। तो आप बताइए कि ये वही लड़की है क्या जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था? सी विस्पर्स बैक। वो अब उधर से कहती हैं, उनकी पत्नी कहती है, नो, देर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, समझो बात ढंग से, है ना। 3 लड़कियां हैं, ए टॉल ब्लॉन्डी, ए शॉर्ट ब्लॉन्डी एंड ए मीडियम साइज ब्रिंटी, है ना। कह रहे हैं कि 3 लड़कियां हैं, एक लंबी लड़की है जिसके सुनहरे भूरे बाल हैं, और एक थोड़ी उससे छोटी लड़की है, उसके भी सुनहरे भूरे बाल हैं, और एक मीडियम साइज, मतलब कि एक एवरेज साइज की, एक एवरेज हाइट की एक ब्यूटी है। मतलब कि एक और तीसरी लड़की है जो गोरी है और जिसके बाल ब्लैक हैं, काले हैं। 3 लड़कियां हैं और तुम कह रहे हो कि क्या ये वही लड़की है जो पहले हमने देखी थी? ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे क्या मतलब है? राइटर ने पहले ही बता दिया है कि वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो स्लो थिंकर्स हैं। कैसे थिंकर्स हैं? स्लो थिंकर्स। तो बता रहे हैं राइटर कि उदाहरण के तौर पर जब वो फिल्म देखने जाते हैं, 2-3 मिनट बाद जब फिल्म स्टार्ट हो जाती है, 2-3 मिनट बाद अपनी पत्नी की ओर घूमते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसे हमने पहली दफ़ा देखा था उस फिल्म की शुरुआत में? वो कहती है, नहीं नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। 2 ऐसी लड़कियां हैं जो सुनहरे बालों वाली हैं, गोरी हैं, है ना, और तीसरी ऐसी लड़की है जो गोरी है और जिसके बाल काले हैं। तो 2 ऐसी लड़कियां हैं जिसके सुनहरे बाल हैं, और तीसरी एक ऐसी लड़की है
एवरेज हाइट की, जिसके बाल कैसे काले हैं। कॉल देम ए, बी एंड सी। अब पत्नी उनको समझाती है कि तुम एक काम करो, इतना मत समझो, तीनों लड़कियों के अलग अलग नाम दे दो। पहला का नाम ए रख दो, दूसरे को बी कहो, तीसरे को सी कहो, इससे तो याद रहेगा तुम्हें, है ना। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। कहता है कि, और हीरो कौन है, पत्नी उसको बताती है, पत्नी उसको कहती है कि हीरो कौन है, जो अपनी टोपी निकालता है ना, वो आते आते वो अपना हैट वो निकाल देता है, सर से ऊपर करता है ना, हटाता है अपने सर से, वही हीरो है, समझे, है ना। तो ऐसा होता है ना। तो ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर। और उसकी पत्नी बताती है कि ये जो हीरो है ना, जो मेन एक्टर है इस फिल्म में, तो वो लड़की जो हीरो है वो फॉल हो जाएगा, फॉल्स इन लव ये तीनों लड़कियों से, यानी कि तीनों ही अभिनेत्रियों से इसे प्रेम होगा। किस क्रम में होगा, पहले ये हीरो बी, दूसरी सी और तीसरी ए। पहले ये जो हीरो है वो बी से प्रेम में घिरेगा, फिर सी से प्रेम करेगा, फिर ए से प्रेम करेगा, ठीक है, ओके। उसकी पत्नी समझा रही है, There you have a mind which has trained itself to walk in high gear through a matter of fact it can walk in other gears just as well। कह रहा है कि ये एक तरीका है, मतलब कि फिल्म देखने का या चीज़ों को समझने का, कि आप फास्ट समझते हैं, जितनी चीज़ें फास्ट चल रही हैं उसके हिसाब से आप अपने माइंड के स्पीड को बढ़ाते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा मेथड भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कि हम स्लो सोचें, चीज़ों को थोड़ा देर से ही समझें। क्या ये ज़रूरी है कि हम खूब तेज़ ही समझें, चीज़ें तेज़ गति से चल रही हों तो उसके हिसाब से अपने माइंड के स्पीड को बढ़ाएं? ये ज़रूरी नहीं है ना। हम चीज़ों को स्लो भी सोच सकते हैं, आराम से भी सोच सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। आर.सी. हटचिंसन का ये कहना है, ओके। But my point is that of my fellow patients in the cinema to think fast enough to keep comfortably with rapid changes of scene and action। कह रहे हैं कि मेरे साथ बाकी अन्य लोग जो हॉल में, सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए, कैसा महसूस कराने के लिए, कंफर्टेबल, देखिए यहाँ पे कंफर्टेबल है ना, ये देखिए कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए, माफ कीजिएगा, ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए अपने दिमाग को उतने ही सीन के अनुसार, एक्शन के अनुसार तेज चलाए जा रहे हैं। जबकि एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम आराम से चीज़ों को स्पष्टता से समझने के लिए थोड़ा धीमे सोचें, थोड़ा समय लें, है ना। जितनी तेज़ गति से चीज़ें चल रही हैं हमारे सामने, जितनी तेज़ गति से ज़िंदगी हमारे सामने चल रही है, क्या हम उसको धीरे आराम से बैठकर नहीं समझ सकते हैं, है ना। They think much faster than people did 30 years ago। राइटर कहते हैं कि 30 साल पहले, कितने साल पहले, 30 साल पहले, 30 years ago, 30 years ago लोग जिस गति से लोग उस वक्त सोचते थे, आज से 30 साल पहले, आज के लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ सोचने लगे हैं, है ना। पहले ज़िंदगी स्लो थी। अच्छा, आप ही बताइए ना कि आपके हाथ में इस वक्त जो मोबाइल है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस मोबाइल की वजह से हम तो काफ़ी एडवांटेज ले रहे हैं, काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी तो हैं। हमारी ज़िंदगी कितनी तेज़ चल रही है ना। एक कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं परिवार के, और चारों लोग मोबाइल पर लगे हुए हैं। कितने तेज़ हो गए हम, कितने स्पीड में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी के स्पीड में आ गए हैं।
कि हमें अपने पेरेंट्स से, अपने कलीग से, अपने सिबलिंग से बात करने का समय नहीं मिलता, है ना। और चीज़ें इतनी तेज़ हो रही हैं कि हमें पता भी नहीं लग रहा है। जो फसलें 1 महीने में होती थीं वो 10 दिन में उसे उगा दिया जा रहा है। तो लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है। आज से 30 साल पहले, है ना। अब राइटर ने पता नहीं किस समय में लिखा है ये लेसन, मुझे तो ये नहीं मालूम, लेकिन वहाँ उस वक्त से ये 30 साल पहले की बात करें तो अब अगर हम 2024 की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा तेज हो गया ना, है ना। तो आज के लोग आप देख सकते हैं कि कितना तेज चल रहे हैं। बाइक भी, अच्छा आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेलवे फाटक बंद हो जाते हैं, जो क्रॉसिंग जो होती है रेलवे की रोड पर, तो फाटक जब बंद हो जाता है, जो गिर जाता है वो फाटक, तो भी कुछ लोग होते हैं वो नीचे से अपनी गाड़ी को, अपनी साइकिल को निकाल कर वो क्रॉस कर जाते हैं रोड। अच्छा बताइए कि ये लाइफ जो है वो पेस फॉर लाइफ वो क्या इस तरह के लिए है कि हम इतना तेज हो जाएं कि हमें कुछ अता पता ही ना रहे कि क्या कर रहे हैं सही और क्या कर रहे हैं गलत। तो थोड़ा समय लेकर चीज़ों को समझना, थोड़ा धीरे चल लेना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, राइटर का यह कहना है। They think much faster than people did 30 years ago, possibly because those who do not think fast in high street nowadays may not get another chance in the world in this world to think at all। कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए आज के लोग इतना तेज सोचते हैं क्योंकि अगर वो तेज नहीं सोचेंगे तो उन्हें फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस शहर में, इस जगह पर दोबारा सोचने के लिए। ओके, मे नॉट गेट अनदर चांस, यहाँ लिखा हुआ है मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। दोबारा उन्हें चांस नहीं मिलेगा चीज़ों को अच्छे से सोचने का। अब ये जो आखिरी लाइन है वो कह रहे हैं कि जो लोग तेज नहीं सोचते हैं, जो लोग तेज नहीं सोच पाते हैं, वो हो सकता है कि इस दुनिया में दोबारा सोचने का उन्हें चांस ना मिले क्योंकि दुनिया इतनी तेज जो हो गई है। तो ये एक चैप्टर है पेस फॉर लिविंग। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, है ना। अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि लिटरेचर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये 100 मार्क्स का, ऐसे एग्ज़ाम के व्यू से देखें हम तो 100 मार्क्स का पेपर होता है मैट्रिक में, तो उसका ये पहला चैप्टर था बिहार बोर्ड वालों के लिए, है ना। BSCB चैप्टर 1 द पेस फॉर लिविंग बाय RC हटचिंसन। अच्छा मैं ये चाहता हूँ आपसे बताना कि मैं हो सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दूँ, है ना। एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल सकता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे आपको हर चैप्टर का समरी और आंसर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फ़िलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। टेक केयर, बाय।